जो ताकतें इस देश को, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, इसको वो एक बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और संविधान को खत्म करना चाहती कल सुबह 10:30 बजे धारवाड़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हॉल है, सरकारी नौकर भवन LIC के बाजू में, वहाँ सौहार्द कर्नाटका नाम से एक प्रोग्राम कर रहे हैं हम लोग धारवाड़ में। इसी तरह का प्रोग्राम बेंगलुरु में बहुत बड़े स्केल से हुआ। आप सबसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि कल आप अपना टाइम निकाल कर 10:30 बजे। शबनम हाशमी मैम को और उनकी पूरी ख़ानदान को आप लोग जानते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी से लगे हुए लेफ्टिस्ट जो है थिंकिंग के साथ में उनकी फैमिली जो है फ्रीडम फाइट से लेके उनके फादर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर ये सब जो है 4-4 साल मतलब फ्रीडम फाइट में जेल में रह चुका है। उसके बाद में हमेशा जो है इनजस्टिस का अगेंस्ट में जो है हमेशा मतलब लड़ते हुए आज भी मतलब वही काम कर रहे हैं। सरदार हाशमी साहब को अपने को मालूम है कि जो है थिएटर आर्टिस्ट था और उनका साथ क्या हालात हो गया था। मतलब ये नहीं कि मतलब कि आज के हालात ख़राब है, पहले से मतलब ऐसा है कि अच्छे मतलब जो है लड़ते हुआ है, इनजस्टिस के साथ में लड़ते हुआ है। आज मतलब कि जो है उसका जो है अंतिम मतलब कैसा हो गया कि या तो हमको जीना है या मतलब कि जो है मरना है, ऐसी हालत हो गया। ये हम लोग मतलब जो है कुछ लोग मतलब कि इस तरह के इंटेलेक्चुअल जो है हमें हमेशा जो है जागरण देते हुए आया, इसीलिए हम लोगों को अंदर मतलब कि आज मतलब शॉर्ट टाइम के हम लोग ने बुला लिया था। कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए यहाँ पर, तो हम लोग सुनेंगे उनसे कि आज के हालात कैसे है और किस तरह मतलब कि जो है मायूसीपन भी आ जाता है, कभी कभी जो है मायूस हो जाता है कि कैसे होगा क्या होगा करके। इस मायूसपन को हटा के आवाज़ मतलब कि जो है हमेशा मतलब जो है बुलंद रखने के लिए इस तरह का प्रोग्राम, जैसे कोई शख्सियत ऐसे आए तो इस तरह का प्रोग्राम और लोग जमना ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पर आज जो भी आए उनके ज़रिए जो है अच्छा मैसेज इंशाल्लाह बाहर चले जाते हैं पब्लिक के अंदर। जो भी लोग आए NGO वर्क्स सोशल वर्क्स के अंदर पूरे जुड़े हुए लोग हैं, इनसे जो है ज़रूर मतलब कि जो है आवाम को मैसेज पहुँचेंगे। मैं कि उम्मीद की बात से ही शुरू किया जाए तो शायद अच्छा है। मुझे कई बार लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं बहुत बेबाक हूँ और मुझे किसी का नाम लेने में या किसी को चुनौती देने में कभी झिझक नहीं होती। ये दिमाग में भी नहीं आता कि इसके रिपरकशंस क्या होंगे, क्योंकि अगर रिपरकशंस के बारे में सोचने लगे तो शायद लड़ना ही मुश्किल हो जाए। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बचपन से कहूँगी मुझे उम्मीद दी हमेशा कि लड़ाई कितने भी बुरे हालात हों आप लड़ सकते हैं, वो मुझे याद है। बचपन में हमारी माँ हमको ले जाती थी फिल्में दिखाने के लिए, और जर्मनी के वक्त की मैंने फिल्में देखी हैं, हिटलर के वक्त की। वहाँ पे एक बेंच था, एक फिल्म में, डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उसमें एक बेंच था, उस पे लिखा था नो ज्यूज अलाउड, मतलब इस बेंच पे ज्यू नहीं बैठ सकते, और उस पे एक बड़ा सा क्रॉस लगा हुआ था। तो वो क्रॉस जो है वो एक ऐसा मेरे लिए वो इंस्पिरेशन है, हमेशा से रहा है। मुझे पता नहीं क्यों बचपन से मुझे वो जो मैंने क्रॉस देखा उस फिल्म में, या एनी फ्रैंक जैसे यंग बच्चों की जो मैंने डायरीज पढ़ी, मुझे लगा कि जो हिटलर के वक्त जो हालात थे और जिस तरह लाखों यहूदियों को उस वक्त मारा गया, उसमें भी किसी की तो हिम्मत थी जो उन हालात में जाके भी पेंट ब्रश लेके और उसने वहां जाके क्रॉस लगा दिया। तो अगर इतने बुरे हालात में भी लड़ा जा सकता है तो हमारे यहाँ कितने ही खराब हो गए हों, अभी जर्मनी जैसे तो नहीं हुए। जो जर्मनी में 1930 में जो लोगों ने सहा, वहाँ पे जो देखा, जो कुछ हुआ, हम जा वहीं रहे हैं, उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी वहाँ पहुँचे नहीं हैं। और वो ताकतें भी एक दिन हारी थी, तो ये ताकतें हैं उन्हीं, मतलब उनमें आइडियोलॉजिकल लेवल पे कोई फर्क नहीं है। जो हिटलर की पूरी समझ थी समाज की या राजनीति की, वही आरएसएस की भी समझ है, वही
नफरत की बुनियाद और वहीं से लेके आए। आप लोग जानते ही होंगे कि जो बीएस मुंजे थे, जिन्होंने आरएसएस की शुरुआत की बाकी कुछ और लोगों के साथ, उन्होंने बाकायदा इटली जाके वहाँ पे जो बलाइला ऑर्गेनाइजेशन कहलाती थी, उनके जैसा ही यहाँ शाखाएं शुरू की। तो जो नफरत फैलाने का पूरा तरीका है वो भी वहीं से आया है और उसी तरह फैल रहा है सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि मैंने इमरजेंसी देखी है। आप सब लोग, बहुत सारे लोग हैं यहाँ जिन्होंने इमरजेंसी देखी होगी और इमरजेंसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। मेरे आपने सफदर की बात की यहाँ पे, मेरे जो एक और भाई है सफदर का, तो जाहिर है कि ही इज़ नो मोर, सफदर का मर्डर कर दिया गया था। लेकिन सुहेल जो मेरे सबसे बड़े भाई हैं, वो भी इमरजेंसी में लड़ते हुए उन्होंने काफ़ी महीनों तक जेल काटी। वो उस टाइम जेएनयू में एमफिल कर रहे थे और मैंने तभी यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी। तो मुझे अभी भी याद है, पूरी रात भर हम लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को पोत दिया था, लिख लिख के, स्लोगन्स लिख लिख के दीवारों पे। लेकिन इमरजेंसी के दौरान एक तो ये कि हमें मालूम था कि सरकार ने क्या क्या चीज़ें हमसे छीनी है और किसके खिलाफ आवाज़ उठानी है, और डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी। अभी जो हालात है मुल्क में वो बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है और इमरजेंसी के हालात से मेरे ख्याल में 100 या 200 गुना बदतर हालात हैं, क्योंकि जो भी आवाज़ उठाए वो आज देशद्रोही है। जो भी कुछ भी ऐसा काम करने की कोशिश करे जो आम लोगों के हित में हो, उसके ऊपर किस दिन ईडी आएगी, किस दिन सीबीआई आएगी, किस दिन आईबी का रेड होगा, किस दिन इनकम टैक्स का रेड होगा, किसी को नहीं मालूम। लेकिन इन हालात में भी हमको ये समझना ज़रूरी है, और आज का दिन रिपब्लिक डे है, 75वां रिपब्लिक डे है हमारा। हमारे जो पूर्वज थे, जिन्होंने, हमारे जो लीडर्स थे, जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी आज़ादी की लड़ाई के लिए, जेलें काटी, मरे, फांसी चढ़े, बहुत मुश्किल से ये आज़ादी मिली है और उसके बाद बहुत मेहनत से ये कॉन्स्टिट्यूशन मिला है। इस कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में 3 साल से ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर और एक बड़ी टीम ने एक एक सेंटेंस पे शायद बहस की होगी, और वो अच्छी तरह जानते थे कि इस मुल्क में जो पॉपुलेशन है वो, उसमें 50 तरह के डिफरेंसेस हैं, कास्ट के डिफरेंसेस हैं, रिलीजन के डिफरेंसेस हैं, हर तरह की ऊंचाई नीचाई सब कुछ है, औरतों के हक नहीं है। उस सब के बावजूद उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को शायद दुनिया के सबसे प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया, और जहां लिखा कि आपका कोई धर्म हो, कोई जाति हो, आप औरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, आपको इस मुल्क में बराबरी का अधिकार मिलेगा। आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के कूड़े के डिब्बे में फेंका जा रहा है, और बहुत तेजी से फेंका जा रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत बड़ी तरह से डाइल्यूट कर दिया गया। हम देख रहे हैं कि तरह तरह के कानून जो हैं वो लाए जा रहे हैं, आपके बोलने के, आप क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, किसके साथ आप मोहब्बत करेंगे, किससे शादी करेंगे, कहाँ पढ़ेंगे, हर चीज़ के ऊपर, कहाँ बिजनेस करेंगे, ओपन कॉल्स दी जा रही हैं, सोशल बाइकआउट की, इकोनॉमिक बाइकआउट्स की। तो जो कुछ 2002 में गुजरात में एक्सपेरिमेंट किए गए, जो कि लेबोरेटरी बनाया जिसको, वो सारा का सारा जो है वो पूरे देश में अब एक्सपोर्ट हो रहा है। मतलब हम 2002 की बात करने लगेंगे तो लंबी हो जाएगी, और बहुत, मेरे लिए बहुत इमोशनल भी है, क्योंकि मैंने गुजरात में गैंग रेप सर्वाइवर्स की स्टोरीज को डॉक्यूमेंट किया था। बहुत मुश्किल वक्त था, बहुत ज़्यादा मुश्किल वक्त था। जिस तरह से औरतों के पूरे जिस्म को एक बैटलफील्ड बना दिया गया, और जो कुछ हुआ गुजरात में, उसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स अब पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। जितनी सेन वॉइसेस हैं उन पे हमला हो रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसे वक्त में, जब पॉलिटिकल पार्टीज से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, कुछ थोड़ी सी उम्मीद हुई थी, एक भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, उसने कुछ माहौल को बदला था। जिस तरह की नफरतें फैल रही थी, उसमें कुछ लगा था कि शायद इन नफरतों को के ऊपर भी लोग उठ सकते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जो भी हुआ, वो लोग, हिंदुस्तान ने उम्मीद लगा ली थी कि इंडिया अलायंस जो है
उनके साथ हमारे 2500 डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन इस वक्त सवाल ये है कि हम इस मुल्क को कैसे बचाएं, इस कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे बचाएं, डेमोक्रेसी को कैसे बचाएं। तो उसमें कोई और रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, और आज भी और कोई शायद रास्ता नहीं है। अभी इलेक्शंस में जो हार हुई, या अब जो हर दूसरे दिन हमारे सामने स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि हमें इसके साथ नहीं लड़ना और उसे उसके साथ इलेक्शन नहीं लड़ना, उसमें मायूसी हो रही है। लेकिन मुझे लगता है कि ये मुल्क हमारा शायद बाकी बहुत ज़्यादा लोगों से ज़्यादा है। हमारा, मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पेरेंट्स ने, जिनके माँ बाप ने, जिनके दादा दादी ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जानें कुर्बान की है। और ये जिम्मेदारी हम पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं छोड़ सकते कि वो इस मुल्क को बचा लें या वो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा लें। जरिया तो वही है, लेकिन मुल्क हमारा है और हमें बचाना है। और मुझे लगता है कि उसको बचाने के लिए हमको अपने जो डेली का रूटीन है उसमें से रोज वक्त निकालना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, तरीके ढूंढने पड़ेंगे। और जो चाहे हम आज की राजनीति से, आज की पॉलिटिक्स से कितने भी मायूस क्यों ना हो, अपने को पॉजिटिव, एक दिमाग को पॉजिटिव मोड में रखना पड़ेगा कि हमको 2024 का आने वाला इलेक्शन में हमको एक अहम रोल अदा करना है। इस मुल्क के जो सिटीजन्स हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, सबको एक योगदान देना है ताकि हम इस मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन बचा सकें। ये बहुत साफ है कि अगर ये ताकतें, जो फांसीवादी ताकतें हैं, जो नफरत की ताकतें हैं, अगर ये लौट के आएंगी तो शायद इस मुल्क को बचाना जो है, हमारे संविधान को बचाना शायद मुश्किल होगा। ऑलरेडी आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, सब पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, देख रहे हैं किस तरह से कहाँ मीडिया जो है, अगर ये सोशल मीडिया ना हो तो शायद हमें पता ही ना चले कि मुल्क में हो क्या रहा है, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ हिज मास्टर्स वॉइस बन गया है वो पूरा मीडिया। और एक महीने तक किस तरह से रिलीजन और गवर्नमेंट को साथ ला के एक जगह खड़ा कर दिया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ही कितना खिलाफ है। आपकी अपनी आस्था हो सकती है, आपका अपना रिलीजियस बिलीव हो सकता है, लेकिन उसको सरकार पे थोप देना, उसको पूरे मुल्क पे थोप देना, ये जिस तरह हमने पिछले पूरे महीने तक देखा, वो आई थिंक उससे बड़ा हमला कोई हमारे मुल्क पे नहीं है। आपके पड़ोस में तिरंगा बनता है, गरग में, मैं वहाँ गई थी और पूरा प्रोसेस मैंने देखा। उस तिरंगे से हमारी इमोशनली हम लोग अटैच्ड हैं, लेकिन इस बार रिपब्लिक डे पे तिरंगा ही रिप्लेस हो गया पूरे हिंदुस्तान में। 15 दिन से हर चौराहे पे, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मुझे दिल्ली का मालूम है, आपको हुबली का पता होगा, हर चौराहे पे तिरंगा होता था, लोग खड़े होते थे, तिरंगा बेच रहे होते थे। वो तिरंगा नहीं दिखाई दिया। 22 जनवरी तक वो हमें तिरंगा नहीं दिखाई दिया, और आज भी नहीं दिख रहा। आज सुबह मैं आ रही थी, होटल से निकली तो आगे एक टेम्पो जा रहा था जिसके ऊपर वही नफरत भरा एक बहुत, जिसे मैं कहती हूँ बैडली डिजाइन झंडा, और उसके अंदर एक कोई महिला बैठी थी जिसके हाथ में तिरंगा था। तो आज तिरंगे की औकात आपने ये कर दी कि वो सेकेंडरी हो गया। और ये सिर्फ किसी की आस्था की बात नहीं है, ये हमला है हमारे मुल्क की कॉन्स्टिट्यूशन पे, कि हमारा जो तिरंगा है, जो सिंबल है हिंदुस्तान की आज़ादी का, उसको आप हटा के और दूसरा झंडा पूरे हिंदुस्तान पे पोत दें। इसको वापस लाने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को बचाने के लिए हमको लड़ना होगा, और कोई दो तरीके नहीं है। और उसमें कितने भी बुरे हालात हो, कितना भी कैंडिडेट अच्छा हो, बुरा हो, अगर अलायंस का कैंडिडेट है तो उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। मुझे लगता है कि शायद जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको इलेक्शन लड़ना है, जीतना है, राज करना है, शायद उनकी नींद हराम इतनी नहीं हो रही होगी जितनी हम लोगों की हो रही है। और मुझे लगता है कि अगर नींदें हराम नहीं होंगी तो हम बचा नहीं पाएंगे। मैं मोहम्मद सादिक सोनूर, आप देख रहे हैं HDMC न्यूज़। आज हम लोग मेट्रोपोलिस होटल हुबली में मौजूद हैं। यहाँ पर शबनम हाशमी जो एक्टिविस्ट हैं, जो फ्रीडम मूवमेंट है, उनके ख़ानदान से
बहुत ही ज़्यादा वाबस्तगी है। तो आज हम लोग यहाँ पर उनके साथ में बैठे हैं, तो उन्हीं से हम आगे के मालूमात और किस वजह से यहाँ पर हुबली मेट्रोपोलिस में इनकी जो मीटिंग थी, किस वजह से यहाँ पर आए थे, क्या इनके अगराज़ व मकासद है, उसके मुतल्लिक इनसे हम ही जानेंगे। जी, अभी जो जैसे कि अभी एक ख़ास करके जो एक तबके के अंदर डर और खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है, जैसे कि अभी आप देखते हैं कि हमारे मुसलमान लोग ही ख़ास करके जो कि कांग्रेस में है या फिर कोई और जो पॉलिटिकल जो पार्टीज़ में है, वो हमारे कम्युनिटी के अंदर, ख़ास करके मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक भय और डर का माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि अभी राम राज्य आ गया है, तो आज अभी हमें राम राज्य जैसा रहेगा उसी के मुताबिक चलना होगा। हमारी औरतें जो ख़वातीन हैं वो बुर्का नहीं पहनेंगी, वो मार्केट नहीं जाएंगी। ख़ास करके जब जो राम मंदिर का जो अभी इनॉग्रेशन आया था, तो उसमें एक तरह का डर और भय का माहौल था। तो उस भय के माहौल को किस तरीके से आप निकालने की कोशिश करेंगे, और ख़ास करके जो हमारे जो लीडर हजरात जो पार्टियों में काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या संदेश देंगे, कैसे हमारे कौम को मजबूती से पकड़ करके यानी डर को निकालने के लिए उनसे आप अपील करेंगे, कैसे क्या बोलेंगे? देखिए, आपने बहुत सारे मुश्किल सवाल पूछ लिए मुझसे। बहरहाल देश के जो हालात हैं वो सबके सामने हैं और वो काफ़ी बुरे हालात हैं। जो ताकतें इस देश को, जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, इसको वो एक बिल्कुल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है और संविधान को ख़त्म करना चाहती है। लेकिन ये है कि मेरा ये मानना है कि अभी हम हारे नहीं हैं, अभी संविधान मौजूद है। तो अभी से डर जाना, अभी से ये सोच लेना कि संविधान जो है वो अब ख़त्म हो गया, संविधान ख़त्म नहीं है। संविधान हमें बराबरी का अधिकार देता है, संविधान हमें बोलने का, जीने का, लड़ने का अधिकार देता है। और मुझे लगता है कि एक आम इंसान को, औरत हो मर्द हो और किसी भी रिलीजन का, आपने मुसलमानों की बात की, मुसलमानों में खौफ पैदा किया जा रहा है, खुद मुसलमानी खौफ पैदा करें मुसलमानों के बीच, लेकिन देखिए ये ताकि उनको पॉलिटिक्स का फायदा मिल सके, नहीं कांग्रेस के लिए हो, ये समझने की बात है कि डर जो है वो सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, दलितों के ऊपर भी वैसे अत्याचार है, औरतों पे भी वैसे अत्याचार है, आदिवासियों पे, क्रिश्चियंस पे हमले सारे जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज कहलाती हैं उनके ऊपर हो रहे हैं। जरूरी ये है कि इन सारी चीजों से डरे बगैर हम लड़ाई लड़ें, अपने हक के लिए बोलते रहें, और जो सेकुलर ताकतें हैं उनके साथ मिल के लड़ाई। ये लड़ाई मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई दलितों की नहीं है, ये लड़ाई इस मुल्क का जो पूरा आइडिया है, आइडिया ऑफ इंडिया जो है, इस मुल्क को बचाने की, सेकुलरिज्म की, डेमोक्रेसी की, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई, और उसमें हम सबका दायित्व बनता है कि हम अपना हिस्सा दें। सबसे पहला उसमें यह है कि डरना बंद कीजिए और आवाज़ बुलंद कीजिए, कहिए कि हमें मंजूर नहीं, कहिए कि ये जो आपने पूरा तमाशा किया, एक महीना पूरे देश में आपने भगवा झंडे लगा दिए और तिरंगा कहीं दिखाई नहीं दिया, ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। ये कहना बहुत ज़रूरी है, पहले हम कहेंगे तब चीज़ें बदलनी शुरू होंगी। लेकिन अगर हम डर के बैठ जाएंगे तो जाहिर है कि जर्मनी में जो हुआ वो हमने देखा। कोशिश यही है कि देश को जर्मनी बना दिया जाए या अफगानिस्तान बना दिया जाए। अफगानिस्तान तो पड़ोसी है, वहाँ मुस्लिम तालिबान है, यहाँ हिंदू तालिबान है। तो आवाज़ उठानी ज़रूरी है, अभी जंग हम हारे नहीं हैं। 2024 का इलेक्शन हो, उसके बाद का इलेक्शन हो, अपने हक के लिए लड़ते रहना चाहिए। जो अभी ईवीएम मशीन के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें अभी खुलासे हो रही हैं, तो अब उसके मुतालिक आपका क्या राय है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, ईवीएम मशीनों में प्रॉब्लम है, घपला होता है, लेकिन ये लड़ाई अब इलेक्शन से 2 महीना पहले लड़ने की नहीं है, मेरा ये मानना है। क्योंकि 2012 से 19 तक हमने ईवीएम के खिलाफ बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और कहा, मैंने सारी पॉलिटिकल पार्टी से कहा कि भाई आप इलेक्शन बाइकआउट कर दीजिए 2019 का, उस वक्त तैयार नहीं हुई। अब इलेक्शन से 2 महीना पहले आप शोर मचा रहे हैं। ना तो सुप्रीम कोर्ट में केस है, सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा डायरेक्टिव देता नहीं लग रहा, पिछला भी उनका जो डायरेक्टिव आया वो कोई बहुत पॉजिटिव नहीं था। ना इलेक्शन कमीशन में, इलेक्शन कमीशन तो अब इनके ही इशारों पे नाच रहा है। तो ईवीएम मुझे नहीं लगता कि अभी 2 महीने में चेंज होगी। अगर चेंज नहीं होगी तो बजाय इसके कि हम ईवीएम को लेके रोएं, हम ये सोचे कि हम ईवीएम को कैसे हरा सकते हैं। जो सीट्स हैं जहाँ पे आपका डिफरेंस कम है, 1000, 5000, 10,000 का, वहाँ पे आप वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए। जहाँ बड़ा गैप होता है वहाँ ईवीएम काम नहीं करती। जहाँ पे देखिए, जो ऐसी सीट हैं जहाँ पे
500 का 1000 का डिफरेंस है, वहाँ ये ईवीएम से घपला कर रहे हैं। तो अच्छा, और एक ये खास करके हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर जो वुमेन्स है, वो जब कॉलेज जाती हैं या फिर स्कूल जाते हैं तो वहाँ पर नकाब के हिजाब के मसले उठते हैं। तो उस वक्त क्या है, एक तरह का डर का माहौल होकर के पेरेंट्स है ना स्कूल और कॉलेज को नहीं भेज पाते हैं। तो ख़ास औरतों में भी एक तरह का क्या है, अगर हम जाएंगे तो फिर ये कोई दूसरी वाली ताकतें आ जाएगी, फिर हमें इस तरीके से हरासमेंट करेंगे, परेशान करेंगे। इस तरीके से उनके दिलो दिमाग में एक तरह का डर है, ख़ास करके औरतों के बीच में। औरतों के लिए आपका क्या पैगाम होगा, क्या उन्हें करना चाहिए कि जब वो निकलेंगी बाहर तो उनके सुरक्षा के लिए क्या उनके खुद के एक प्रिकॉशंस होनी चाहिए, उसके मुतालिक आप क्या कहें, खास करके औरतों के लिए? लेकिन ये कि चाहे औरतें हिजाब में हो ना हो, औरतें इनसिक्योर तब हो जाती हैं जब अगर सुनसान जगह है, अगर वो अकेली है, जो पूरा माहौल है। अगर एक अच्छा माहौल है किसी भी राज्य में, किसी भी स्टेट में, तो औरत की इज्जत की जाती है। लेकिन अभी जो हालात है सही है कि औरत की इज्जत नहीं हो रही। एक तो ये कि अपने को किसी से कमतर ना समझे और डर के ना चले, आप कॉन्फिडेंस से चलिए। और अगर ऐसा है तो 2-4 इकट्ठा चलिए, बसों में चलिए। तो अगर ऑर्गेनाइज्ड अटैक होगा तब तो जाहिर है कि शायद वो ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है। जी, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड अटैक अगर उस तरह हो रहा है, अगर 20-25 गुंडे आ गए, उन्होंने घेर लिया, तो आपके पास फिर वो पुलिस को फोन करने के अलावा कुछ रहता नहीं। लेकिन जरूरी ये है कि हम इस माहौल को बदलने के लिए काम करें। मैं आपको बताती हूँ, छोटा सा हमने एक कैंपेन 15 अगस्त को लॉन्च किया था, अभी चल रहा है। उसका नाम है मेरे घर आके तो देखो। हम उसमें मुसलमानों को कह रहे हैं आप अपने घर खोलिए, और हम फिर हिंदू कम्युनिटी में हम जाते हैं, लोगों को अप्रोच करते हैं कि आइए हम आपको एक मुस्लिम के घर, आप कभी नहीं गए जिंदगी में, आपने सोच रखा है मुसलमान की 4 बीवी है, 25 बच्चे हैं, ये ऐसा है, वो जिहादी है, आप आके देखिए। 15 अगस्त से आज तक हम 1.5 लाख लोगों को एक दूसरे के घर भेज चुके हैं। जब आप एक दूसरे के घर जाना शुरू करते हैं तो ये सारी चीजें खुद ब खुद धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। लंबी लड़ाई है, लेकिन ऐसी चीजें, ऐसी हमें कम्युनिटीज को साथ लाने के तरीके ढूंढने चाहिए। जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी हम लोग मैं कित्तूर रानी चन्नम्मा हूँ, तो आपने इसका एक मुहिम आपने छेड़ा है, तो उसके मुतालिक आप क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और कब से शुरू हो रहा है, उसके मुतालिक आप, ये आखिरी सवाल है उसके मुतालिक। देखिए, यहाँ पे हम लोग एक प्रोग्राम कर रहे हैं, 21 को रैली निकाल रहे हैं और फिर पूरे दिन का प्रोग्राम होगा। कित्तूर फोर्ट में ही करने का इरादा है, और उसका मकसद ये है कि कित्तूर चन्नम्मा वो पहली औरत हैं जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ी और उन्हें हराया। उसके 200 साल हो रहे हैं, तो हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा सिंबल है औरतों की ताकत का, औरतों की हिम्मत का। अगर कित्तूर चन्नम्मा एक उसको जो जनरल था उसको पूरा वहां से कित्तूर से लेके और धारवाड़ तक चेज कर सकती है और उसको मार सकती है, और उसके बाद बाकियों की तरह, मतलब आज जो हम जंगलीपना देख रहे हैं पैलेस्टीन में फॉर एग्जाम्पल, उसके बाद वो 200 साल पहले ये कह सकती है कि उस जनरल की जो बीवी और बच्चे हैं उनसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, उनको नहीं मारा जाएगा। तो ये दिल में एक मोहब्बत होना कि जो दुश्मन नहीं है उसको मैं क्यों मारूं, बीवी बच्चों को, औरतों को क्यों मारूं, और दूसरी तरफ अंग्रेज जो कब्जा करने पे है उनको हराना, तो ये एक बहुत बड़ी हिम्मत की कहानी है। और हम इसीलिए कर रहे हैं कि इस मुल्क की जो औरतें हैं, हमें लगता है कि जो हालात हैं उसको औरत ही बदल सकती है। अगर इस मुल्क की औरतें खड़ी होंगी, और वो जैसा आपने बताया कि प्रोग्राम का नाम हमने यही रखा है, मैं भी हूँ रानी चन्नम्मा, नानू रानी चन्नम्मा, कि वो लड़ सकती थी तो हम भी लड़ सकते हैं हर जुल्म के खिलाफ। जुल्म चाहे घर के अंदर हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो। तो बस औरतों को एक आह्वान है कि आए और जुड़े। आखिरी सवाल एक बस एक दिमाग में बहुत सा ये सवाल मैं हमेशा हर इंसान से पूछता हूँ, खास करके जो सोशल एक्टिविटीज होते हैं उनसे तो मैं पूछता रहता हूँ, एजुकेशन के बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? खास करके हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, एक कम्युनिटी के अंदर बहुत सारा इलिटरेसी ज़्यादा है, रेट ऑफ अगर देखेंगे हम तो उसका इलिटरेसी बहुत हम देखते हैं, तो उसके मुतालिक आपको कैसे क्या एजुकेशन हासिल करना चाहिए उसके मुतालिक, और लड़कियों को तो पढ़ने भी नहीं दिया जाता, इस तरीके से मामलात हैं कुछ। बहुत सीधी सी बात है कि इस्लाम ने कहा कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन जाओ जी,
ये तो कहीं कहा नहीं कि ए मर्दों अगर तुम इल्म जाओ। हासिल करना हो तो चीन तुम जाओ। जाओ सिर्फ। और आज नहीं, कब? उस टाइम हवाई जहाज नहीं था, ट्रेन नहीं थी, मतलब सबको कहा, औरतों को भी कहा। जी, मर्दों को। मकसद ये था, ये नहीं था कि तुम उठ के चीन जाओ, मकसद ये था कितना भी मुश्किल हो इल्म हासिल करो। तो अगर आप, क्योंकि आप इस्लाम की और मुसलमानों की अगर आप यकीन रखते हैं अपने धर्म में, तो भाई हर लड़की को अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। देखिए हर लड़ाई बुरी नहीं होती, मैं सबको कहती हूँ कि हम गांधी के फॉलोअर्स हैं, शांति से रहना चाहिए, लेकिन अपने हक के लिए लड़ लेना चाहिए। जी जी लड़कियों से मैं तो, अगर नौजवान बच्चियां ये सुन रही हैं, मैं तो कहूँगी अपने घर में लड़ो, जी तुम्हारा हक है, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया बराबर के नागरिक का, तुम्हें इस्लाम ने राइट दिया कि तुम इल्म हासिल करो कितना भी मुश्किल। तो अगर माँ बाप रोक रहे हैं, कोई रोक रहा है तो लड़ो, जी। लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। नहीं। आप पढ़ लिख जाएंगे तो आपकी जिंदगी आगे बेहतर होगी, जी। आप दुनिया को समझेंगे बेहतर तरीके से, जी और एक्सप्लॉयटेशन जो होता है वो कम होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे साथ में शबनम हाशमी मौजूद थे।